नमस्कार, आप सबका स्वागत है। मैं विदिशा। आइए नजर डालते हैं अब तक के अहम खबरों पर। शिवपुरी की पहली महिला कैफे संचालक, जिसके जिद और अनोखी सोच ने दिलाई सफलता। जम्मू कश्मीर में 37 ठिकानों पर सीबीआई की तलाशी, लेखा सहायक पेपर लीक मामले में की कार्यवाही। आठ जिलों में चलेगी शीतलहर, 19 शहरों का तापमान 10 डिग्री से नीचे, गल रहा है पचमढ़ी। इंदौर पुलिस की दिव्यांगजनों के लिए नई पहल, देश विदेश में मिली सराहना। हाईवे पर लापरवाही से खड़े किए गए ट्रक ने ली 3 लोगों की जान, एक के बाद एक 2 हादसे हुए। मुंबई पर फिर मंडराया आतंकी हमले का साया, एनआईए को मिला मेल, तालिबानी आतंकवादी ने दी धमकी। आइए जानते हैं खबरें विस्तार से। जिले के जलाशयों में देश विदेश से प्रवासी पक्षी पहुंचते हैं, जिसको लेकर जिम्मेदार अधिकारियों की अनदेखी से जलाशय सिकुड़ते जा रहे हैं। पर्यटन के लिहाज से मौके पर सुविधाओं का इंतजाम नहीं हो पा रहा है। प्रवासी पक्षियों को के ठहराव वाले बैटलैंड के संरक्षकों का इंतजाम और सुविधाओं का विकास हो तो जिले का पर्यटन में बड़ा योगदान होगा। जिले में छबड़ा, अंता, अटरू, शाहबाद, किशानगंज, मंगरोल, छिपाडोर, बाड़ा के बेडलैंड में देश विदेश से पक्षी पहुंचते हैं। पक्षियों के ठहराव प्रजनन के अनुकूल परिस्थितियां हैं। पक्षी प्रेमियों का कहना है कि पक्षियों के संरक्षण और प्रवास के इंतजाम नहीं हो पा रहे हैं। पक्षियों के सुव्यवस्थित इंतजाम न होने के कारण कई पक्षियां दम तोड़ देते हैं। साथ ही जलाशयों में भरपूर पानी न होने के कारण घायल अवस्था में पाए जाते हैं पक्षियां। लेकिन इन सब व्यवस्थाओं को नजरअंदाज कर जिम्मेदारियों का इस और कोई ध्यान नहीं देता है। शेरसिंह वन रक्षक सुनील पंबार से बताया कि शेरसिंह क्षेत्र में प्रमुख जलाशयों पर बड़ी संख्या में देशी विदेशी पक्षी पहुंचते हैं। वन्यजीव विशेषज्ञ का कहना है कि 50 से भी ज्यादा बैडलैंड यहाँ पर है। जिले में पक्षियों के लिए अनुकूल वातावरण और पर्याप्त आवास भी है। जिले में मिलने वाले प्रवासी और अप्रवासी पक्षियों के संरक्षण के लिए पहल अति आवश्यक है। जीव विशेषज्ञ का ये भी कहना है 98 बैटलैंडों में 2014 में से 202 प्रजातियों के पक्षी देखे गए। साल 2021 में जिले में लगभग 270 प्रजातियों के पक्षी देखे गए। इनमें प्रवासी और स्थानीय प्रवासी पक्षी प्रजातियां भी सम्मिलित हैं। उन्होंने बताया कि जिले में मुख्य पक्षी प्रजातियों में बार-हेडेड गूज, ग्रे लेग गूज, कमान पोचर्ड और भी बहुत सारे पक्षियां शामिल थी। अपनी 1 दिवसीय यात्रा पर सरहदी बागमेड़ पहुंचे योग गुरु बाबा रामदेव उस वक्त दंग रह गए जब उनके सामने बाड़मेर के एक छोटे से गांव के 10 बालिकाओं ने योग किया। इन बालिकाओं के विभिन्न योग मुद्राओं पर जबरदस्त पकड़ देखकर बाबा रामदेव ताली बजाने से खुद को रोक ही नहीं पाए। अपने उद्बोधन में भी उन्होंने इस 10 बालिकाओं और उनके योग शिक्षक की तारीफ की। पश्चिम राजस्थान के सरहदी बाड़मेर जिले के पानियोजी का तला में चल रहे मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में बाबा रामदेव पहुंचे। उनके सामने बलेरा गांव के पूजा, राज पुरोहित, ललिता, गंगा, मीनाक्षी, बीना, काजू, चंदू, दिव्या, दिव्या और सुमित्रा ने जब मंच पर हजारों लोगों के भीड़ में योग की 1 दर्जन से अधिक क्रियाएं और शारीरिक संतुलन बताया तो
लोग तालियों की गड़गड़ाहट के साथ बेटियों का हौसला बढ़ाते नजर आए। बलेरा के पूजा राजपूत पुरोहित ने बताया कि ग्रामीण इलाकों में भी योग सिखाया जा रहा है। इनके द्वारा किए गए योग को स्वामी रामदेव बाबा ने खूब सराहा है। गांव के ही काजू ने बताया कि वो बेहद रोमांचित है कि उन्हें स्वामी रामदेव बाबा के सामने योग करने का अवसर मिला है। इन बालिकाओं को योग सिखाने वाले पदम सिंह रानी गांव को अपने पास बुलाकर बाबा रामदेव ने बधाई दी। वहीं इन सभी के साथ ग्रुप फोटो भी खिंचवाया। शिक्षक पदम सिंह रानी गांव ने बताया कि बालेरा गांव में की इन नन्ही सी बालिकाओं ने अपने योग का प्रदर्शन किया तो बाबा रामदेव भी खुद को ताली बजाने से रोक नहीं पाई और पास बुलाकर फोटो भी खिंचाई। राष्ट्रीय जांच एजेंसी को तालिबानी सदस्य होने का दावा करने वाले एक अज्ञात व्यक्ति को मेल भेजा गया जिसमें मुंबई में आतंकी हमले की धमकी दी गई। पुलिस सूत्रों ने शुक्रवार को ये जानकारी दी। सूत्रों के मुताबिक एनआईए ने मुंबई पुलिस को घटनाक्रम से अवगत करवाया जिसके बाद महाराष्ट्र के विभिन्न शहरों को अलर्ट पर रखा गया। मुंबई पुलिस के सूत्रों ने समाचार एजेंसी को दिए गए रिपोर्ट में ये साफ होता है कि धमकी भरा मेल भेजने वाले खुद को तालिबानी बताते हैं। उसने कहा कि मुंबई में आतंकी हमला होगा। धमकी मेल मिलने के बाद एनआईए ने मुंबई पुलिस के साथ मिलकर सच्चाई का पता लगाने के लिए एक संयुक्त जांच शुरू कर दी है। इससे पहले इस साल जनवरी में मंगलवार को मुंबई में धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल में एक धमकी भरी कॉल आई थी जिसमें अज्ञात कॉलर ने स्कूलों को उड़ाने की धमकी दी थी। मुंबई पुलिस के मुताबिक स्कूल के लैंडलाइन पर शाम 4:30 बजे एक कॉल आई। फोन करने वालों ने स्कूल में टाइम बम लगाने का दावा किया था। एक ऐसा ही फोन पिछले साल अक्टूबर में भी आया था जिसमें शहर के विभिन्न हिस्सों में बम रखे जाने की सूचना दी गई। मुंबई पुलिस को आए एक अज्ञात कॉलर के संदिग्ध कॉल में बताया गया था कि शहर भर में कई प्रमुख स्थानों पर बम रखे गए हैं। पुलिस के मुताबिक कॉल करने वालों ने दावा किया है कि शहर में अंधेरी स्थित इंफिनिटी मॉल, जुहू के पीवीआर मॉल और एयरपोर्ट के पास सहारा होटल पर 3 बम रखे गए हैं। इसके बाद मुंबई पुलिस ने लक्षित स्थानों पर सुरक्षा बढ़ा दी है। अज्ञात कॉलर को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। गौरतलब है कि 26 नवंबर 2008 को 10 आतंकवादी समुद्री रास्ते के जरिए पाकिस्तान से मुंबई शहर में दाखिल हुए थे। वे 4 दिन तक शहर में तबाही मचाते रहे और 26 विदेशी नागरिक समेत 166 लोगों की हत्या कर दी। सतना में हाईवे पर खड़ा किया हुआ एक ट्रक 3 लोगों की मौत का कारण बन गया। ये ट्रक कोटी चित्रकूट स्टेट हाईवे में आधी सड़क घेर कर रखा हुआ था। गुरुवार की रात 2 अलग अलग बाइक सवार इस खड़े किए हुए ट्रक से भिड़ गए। इस घटना में 2 गंभीर रूप से घायल हो गया जिसे प्राथमिक उपचार के बाद जिला चिकित्सालय से जबलपुर रेफर कर दिया गया है। इन घटनाओं में ट्रक ड्राइवर की लापरवाही सामने आ रही है। ये घटना शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत मझगावा भट्टा ग्राम के पास की है। यहाँ सतना से खामा खुजा ग्राम की ओर जा रहे थे। बाइक सवार अवधेश चौधरी और विवेक चौधरी खड़े ट्रक से भिड़ जाने से ये हादसे के शिकार हो गए। बाइक सवार दोनों युवकों की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं दूसरा बाइक सवार राम प्रसाद कुशवाहा उम्र 35 वर्ष था उनका और उनके साथी कस्बे से की ओर ही जा रहे थे। ये दोनों भी सड़क किनारे खड़े उस ट्रक का शिकार हो गए। ट्रक में भीड़ जाने की वजह से राम नरेश बुनकर की घटनास्थल पर ही मौत हो गई जबकि राम प्रकाश गंभीर रूप से घायल हो गया जिसे जिला चिकित्सालय से प्राथमिक उपचार के बाद जबलपुर रेफर कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक एक ट्रक माझगावा भट्टा ग्राम के पास बानी मिल से निकल कर और ड्राइवर ने इसे कोठी चित्रकूट स्टेट हाईवे की आधी सड़क को घेर कर खड़ा कर दिया। ट्रक को सड़क पर खड़ा कर ड्राइवर वहां से जा चुका था।
देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर सफाई के साथ साथ दूसरे क्षेत्रों में भी नए प्रयोग करने में लगा हुआ है। इन्हें नवाचारों के कारण अब इंदौर पुलिस को भी जमकर सराहना मिल रही है। इंदौर पुलिस ने अभिनव प्रयोगों के करते हुए मूक बधिरों और श्रवण बधिर दिव्यांगजनों के लिए हेल्पलाइन सेंटर भी शुरू कर दिया। श्रवण बधिर दिव्यांग व्यक्ति जिन्हें बोलने और सुनने में समस्याएं हैं, वो किसी भी प्रकार की समस्या होने पर पुलिस की इस हेल्पलाइन पर वीडियो कॉल अथवा टेक्स्ट मैसेज कर अपनी परेशानी बता सकते हैं। पुलिस की प्रशिक्षित टीम श्रवण बाधित व्यक्ति की समस्या के समाधान के लिए आवश्यक मदद करती है। इस हेल्पलाइन नंबर की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध करवाए जाएंगे। पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारे मिश्र ने बताया कि इस सेवा का शुभारंभ 21 दिसंबर 2022 से ही किया गया है। देश में ये अपनी तरह की अनूठी और पहली मूक बधिर हेल्पलाइन सेवा है। इस हेल्पलाइन में दूसरे राज्यों और जिलों से भी इस हेल्पलाइन के माध्यम से 40 जिलों से करीब 100 शिकायतें मिल चुकी हैं, तत्काल निपटारा किया गया है। इसके साथ ही मूक बधिर दिव्यांग व्यक्तियों की शिकायत पर 2 एफआईआर भी दर्ज करवाए गए हैं। फरवरी तक सर्दी का असर दिखाई देगा। अगले 48 घंटे तक प्रदेश के 8 जिलों में शीतलहर चलेगी। मौसम विभाग का कहना है कि उज्जैन और रतलाम में कोल्ड डे की संभावना है। 5 फरवरी के बाद प्रदेश के सर्दी धीरे धीरे विदाई लेगी। हालांकि ग्वालियर, चंबल अंचल और बुंदेलखंड में पूरे फरवरी महीने सर्दी का असर बरकरार रहेगा। गुरुवार की रात मध्य प्रदेश के 19 शहरों का तापमान 10 डिग्री के नीचे रहेगा, तो वहीं पंचमाड़ी की रात सबसे ठंडी होगी। यही रात का न्यूनतम तापमान 2.2 डिग्री रिकॉर्ड हुआ है। मध्य प्रदेश में अभी सर्दी का असर बरकरार है। उत्तर भारत से आ रहे सर्द हवाओं के चलते प्रदेश के अधिकांश जिलों में मौसम ठंडा बना हुआ है। जहां पचमढ़ी का तापमान 2.2 डिग्री दर्ज हुआ है, तो वहीं उमरिया में रात का तापमान करीब 4.4 डिग्री रहा। मल्हारखंड, दतिया और रायसेन का तापमान 6 डिग्री के करीब रहा। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के 19 शहरों में बीती रात का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के नीचे दर्ज किया गया। वित्त विभाग के लेखा सहायक भर्ती परीक्षा में पेपर लीक मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो जम्मू कश्मीर में 37 स्थानों पर तलाशी ले रही है। सीबीआई सूत्रों ने शुक्रवार को ये जानकारी साझा की। पिछले साल नवंबर में भी जांच एजेंसियों ने जम्मू कश्मीर सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित लेखा सहायक भर्ती परीक्षा में कथित अनियमितताओं लेकर जम्मू कश्मीर में 14 जगहों पर छापेमारी की थी। वित्त विभाग में लेखा सहायक की भर्ती के लिए आयोजित परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर जांच एजेंसियों ने लगभग 20 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। इन लोगों में जेकेएसएसबी की पूर्व सदस्य नीलम खजूरिया, अनुभाग अधिकारी अंशु रैना और चिकित्सा अधिकारी कर्नल सिंह भी शामिल है। गौरतलब है कि जेएसएसबी द्वारा केंद्र शासित प्रदेश में 972 लेखा सहायक पदों के लिए करीब 1.36 लाख उम्मीदवार पिछले साल 6 मार्च को आयोजित लिखित परीक्षा में शामिल हुए थे। इसका परिणाम 21 अप्रैल को प्रकाशित किया गया था। शिवपुरी में जब कैफे कल्चर प्रचलन में ही नहीं था, तब एक युवती आंचल सक्सेना ने बड़े शहरों की तर्ज पर छोटे से शहर शिवपुरी में कैफे खोलने का साहसिक कदम उठाया। आज MP33 नाम का ये कैफे शिवपुरी ही नहीं बल्कि आसपास के शहरों में भी पहचाना जाता है। कस्टमर जब इस कैफे में प्रवेश करते हैं तो यहाँ की सजावट देखते ही अचंभित रह जाते हैं। रेस्टोरेंट फील्ड पुरुषों के वर्चस्व वाला माना जाता है हमेशा से, लेकिन शिवपुरी जैसे छोटे शहरों में सक्सेना ने कैफे शुरू करने का विचार किया तो लोगों को उनके सफल होने देख होने लगा। लेकिन आंचल ने ठान लिया था कि इस शहर में पहला कैफे तो वही खोलेंगी। कठिनाइयां आए, लेकिन उसके इस जिद ने आज उन्हें एक सफल कैफे संचालिका बना दिया है।
अपने बिजनेस को सक्सेस करने के लिए आंचल ने हर एक पहलू पर काम किया। शिवपुरी आरटीओ में वाहनों का रजिस्ट्रेशन नंबर MP मिलता है। इसी को देखते हुए आंचल ने अपने कैफे का नाम MP कैफे रख दिया। उनका मकसद ये था कि अगर कोई बाहरी जिले से भी इस कैफे पर आता है तो इसे आसान नाम के जरिए शिवपुरी को पहचाने। आंचल को इसका फायदा भी मिला। बाहर से आने वाले लोग कैफेटेरिया के लिए गूगल पर सर्च करते हैं तो MP33 कैफे सबसे पहले लिखा जाता है। MP33 कैफे की संचालिका आंचल सक्सेना ने बताया कि उन्होंने शिवपुरी में ये कैफे तब शुरू किया था जब यहाँ कैफे नहीं हुआ करते थे। उन्होंने अपने कैफेटेरिया खोला। खाद्य पदार्थ की क्वालिटी, स्वच्छता और कैफेटेरिया की सजावट पर विशेष ध्यान दिया उन्होंने। इसलिए आज कई लोग इनके कैफेटेरिया में इसे देखने और बैठकर खाने के आनंद लेने भी पहुंचते हैं। शुरुआत से ही आंचल को लोगों का लगातार सपोर्ट मिलता गया। कैफे में फूड और चाइनीज सहित अन्य प्रोडक्ट भी उपलब्ध रहते हैं। साउथ की सुपरहिट मूवी पुष्पा में हीरो को लाल चंदन की तस्करी करते देख छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के एक किसान को लाल चंदन की खेती करने का अनोखा आइडिया सूझा। उन्होंने मूवी देखते देखते ही ठान लिया कि वो अब किसी तरह से भी लाल चंदन के पौधे अपने खेत में लगाएंगे। फिर क्या था, बदौला से लगे ग्राम करहिडिल के किसान अरुण रात्रे आंध्र प्रदेश पहुंच गए। यहां से लाल चंदन के 1500 पौधे खरीद कर लेके आए। सामान्य फसल लेने के बजाय लाल चंदन के पौधों को खेतों में रोप दिया उन्होंने। जिले के बदौला ब्लॉक के गांव करहिडी के युवा किसान अरुण ने 2 एकड़ में लाल चंदन के 1500 पौधे लगाए। उनके मुताबिक 17 साल बाद इनसे उन्हें करोड़ों के फायदे होंगे। युवा किसान ने सिर्फ खेती से अपना भविष्य बनाने की सोची और अब इसके साथ साथ इलाके के दूसरे किसानों को भी इस तरह के खेती करने के लिए जागरूक किया उन्होंने। चंदन के एक पौधे को पेड़ बनने में करीब 20 साल का समय लगता है। 1 एकड़ में 500 पौधे लगाए जा सकते हैं। पौधे लगाने से लेकर इनकी 20 साल तक देखभाल का खर्च 4 लाख रुपए आता है। चंदन की छाल औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं। छाल व चंदन के तेल का प्रयोग कई तरह के सौंदर्य उत्पादन व औषधियों में किया जाता है। लाल चंदन की लकड़ी से फर्नीचर भी बनाए जाते हैं। पूजा में इनका विशेष महत्व होता है। चंदन की लकड़ी भारतीय बाजार में 10 से 15 हजार रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिकते हैं। यूपी के कानपुर से महज 6000 रुपए के विवाद में पति की हत्या करने का मामला सामने आया है। बिधनों के सुरोली गांव में बुधवार दोपहर के करीब 6000 रुपए के लिए पति की हत्या करने के आरोपी मोनिका ने जब पुलिस के सामने वारदात कबूली तो सब दंग रह गए। मोनिका ने पति की लाश कमरे में गाड़ने के बाद उसने भेद खुलने के डर से उस पर दीवान बेड रख दिया। फिर रात भर उसी पर सोई भी रही। पुलिस को मोनिका का राज उगलवाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। परिजनों की सूचना जब पुलिस मोनिका के दरवाजे पहुंची तो उसने गेट नहीं खोला। पुलिस पड़ोसी के घर से किसी तरह अंदर पहुंची। महिला सिपाहियों ने जब मोनिका से उमेश के बारे में पूछा तो उसने हत्या की बात कबूल करते हुए हाथ से इशारा किया। पुलिस ने जमीन खोदकर शव बाहर निकाला। फिर पुलिस उसे थाने ले आई। वहां पूछा तो बोली, पहले चाय बिस्किट खिलाओ तब कुछ बताऊंगी। पुलिस ने उसकी इच्छा पूरी की। नाश्ते के बाद वो अचानक बेहोश हो गई। पुलिस ने उसे सीएचसी में भर्ती करवाया जहां डॉक्टर ने उसे स्वस्थ बताया। तब सारी बात पुलिस को पता चल पाई। उत्तर प्रदेश का टॉप मोस्ट माफिया बदन सिंह बद्दो एक बार फिर सोशल मीडिया पर एक्टिव हो गया है। बदन सिंह बद्दो के
इंस्टाग्राम हैंडल से कुछ घंटे पहले ही 3 पोस्ट डाले गए हैं, जिसमें उसने पहले पोस्ट में गुरु गोविंद सिंह की फोटो शेयर की है, दूसरे पोस्ट में यूपी पुलिस ब्यूरोक्रेसी के और मीडिया के बीच बैठे हुए खुद की स्थिति को स्पष्ट किया है और फिर अंत में उसने अपने 3 एहसान फरामोश दोस्त की कहानी बताई। मेरठ के रहने वाले 3 लोगों को अपने पोस्ट में बदन सिंह बद्दो ने टारगेट किया। इसके अलावा यूपी के पूर्व डीजीपी ब्रजलाल पर भी निशाना साधा। यूपी का टॉप मोस्ट माफिया बदन सिंह बद्दो 2.5 लाख का इनामी है। पिछले 4 साल से यूपी पुलिस, एसटीएफ और तमाम एजेंसियां बदन सिंह की तलाश में जुटी हुई है, लेकिन इसका कोई सुराग आज तक पुलिस के हाथ नहीं लग पाया। पुलिस ने बदन सिंह पर शिकंजा कसने के लिए उसके दोस्तों और जरायम की दुनिया के दोस्त पर खूब कार्रवाई की। कई बेनामी संपत्तियों को सीज किया गया और बदन सिंह का आलीशान महल भी ध्वस्त कर दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी बदन सिंह का सुराग पुलिस के हाथ नहीं लग सका। इतना ही नहीं, महंगी लाइफस्टाइल और बेहद शातिर बदन सिंह बद्दो यूपी पुलिस को चैलेंज देने से नहीं चूक रहा है। उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल समेत चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में एम्पनल्ड सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में योजना से जुड़े मरीजों की दिक्कतें बढ़ गई हैं, जिसके चलते अस्पतालों में चिरंजीवी योजना के मरीजों को इलाज के लिए काफी इंतजार करना पड़ रहा है। मरीजों को एडमिशन के अलावा उनके डिस्चार्ज के लिए भी समय लग रहा है। तकनीकी खामियों के चलते मरीजों को परेशानियां हो रही हैं। उम्मीद लगाई जा रही है कि जल्द ही इन खामियों को पूरा कर दिया जाएगा और कार्य को दुरुस्त कर लिया जाएगा। प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल में चिरंजीवी योजना के प्रभारी डॉक्टर सुरेश गोड ने बताया कि सर्वर स्लो चलने के कारण कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि सर्वर स्लो होने के कारण मरीज के एडमिशन के डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसियां और आई एक्सपर्ट्स को दुरुस्त करने के लिए जुटी हुई है। योजना के मरीजों को आ रही दिक्कतों को स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी ने भी माना है। उनका कहना है कि शुरुआती दौर में नए सॉफ्टवेयर को चलने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एजेंसिया का दावा ये भी है कि जल्द ही इन तकनीकी खामियों को दूर कर लिया जाएगा। एजेंसी के असिस्टेंट कम प्रोग्रामर पंकज शर्मा ने बताया है कि योजना में नया सॉफ्टवेयर लगाया गया है। उन्होंने बताया कि नया सिस्टम होने के कारण स्वास्थ्य मार्गदर्शन फैमिलियर नहीं हो पा रहे हैं। सभी स्वास्थ्य मार्गदर्शकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके अलावा अस्पतालों में जाकर भी समस्याओं को निगरानी किया जा रहा है और जल्द ही इसका निपटारा हो जाएगा। बंसी पहाड़पुर बंध बरोठा वन्यजीवी अभयारण्य से सटा हुआ इलाका है। यहाँ विभिन्न प्रकार के पशु और पक्षी पाए जाते हैं, जिन्हें देखने के लिए पर्यटक वर्ष भर आते हैं। वहीं बंसी पहाड़पुर वन्यजीव क्षेत्र के सीएससी बंसी पहाड़पुर के पास प्लम हेडेड पैराकीट का एक झुंड लगातार 5 वर्षों से दाना चुगते आता है। स्थानीय निवासी दीनदयाल गोयल ने बताया कि 5 सालों से इनका दाना चुगा रहे हैं और ये देखने में इतने सुंदर होते हैं कि लोग वहां पर उनके साथ सेल्फी लेने के लिए पहुंच जाते हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस झुंड में करीब 40 प्लम हेडेड पैराकीट हैं, जो लोगों को काफी आकर्षित करते हैं। यहाँ से जो कोई भी निकलता है वो अपने मोबाइल से कैमरे में इन प्लम हेडेड पैराकीट की तस्वीरों को कैद करने से नहीं रोक पाता है खुद को। स्थानीय निवासी दीनदयाल गोयल ने ये भी बताया कि प्लम हेडेड पैराकीट उत्तराखंड की बर्फीली पहाड़ों पर ही पाए जाते हैं। वहां ये पक्षी करीब 5 सालों से यहाँ आ रहे हैं और उन्हें उसी समय से पक्षियों को खाने के लिए दाना डाला जाता है। शुरुआती में 4-5 ही प्लम हेडेड पैराकीट आते थे, लेकिन समय के साथ इनकी संख्या भी बढ़ती चली गई और आज करीब 40 की संख्या के झुंड में ये दाना चुगने के लिए आते हैं। इन्हें देखने के लिए लोग इनसे पहले ही पहुंच जाते हैं। जानकारी के मुताबिक ये सर्दियों के मौसम में ही दिखाई देते हैं।
अब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।